वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का देखेंगे। स्टेट्स ऑफ द मैटर एंड फेज चेंजेस की बात हम करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक इसका कहता है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। अगर हम इसकी एक सादा सी और आसान सी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री बेसिकली एक ब्रांच ऑफ साइंस है। It's a branch of science and it deals with the reactants and products। यानी कि ये सब्सटेंसेस को डील करती है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद सब्सटेंसेस and their interactions to give new products। This is what basically chemistry is। तो ये reactants का लफ्ज़ और products का लफ्ज़ हम substances के context में देखते हैं। यानी कि एक reactant है या दो reactants हैं या तीन reactant हैं, कोई हमने उनको conditions दी जिनके नतीजे में वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए। कंडीशंस में टेम्परेचर भी आ जाता है, कैटलिस्ट भी आ जाता है, प्रेशर की वेरिएशंस आ जाती हैं। तो जब भी आप सब्सटेंस को डील करेंगे, और सब्सटेंस क्या है? सब्सटेंस इज़ अ मैटर। सब्सटेंस इज़ अ मैटर हैविंग फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन। तो केमिस्ट्री से केमिकल का भी ताल्लुक़ है, यानी एक फ़िज़िकल करैक्टरिस्टिक्स हैं, एक केमिकल करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब भी हम केमिकल करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं फ़िज़िकल के साथ साथ, तो वहाँ पे हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि जो सब्सटेंस है वो बाय डेफिनेशन एक फ़िक्स्ड केमिकल कंपोजिशन रखने वाला पार्ट ऑफ द मैटर है। अगर हम सब्सटेंस की एग्ज़ाम्पल देखें तो ये हमारी कॉमन टेबल सॉल्ट, दिस इज़ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की बात अगर करें टेबल सॉल्ट की, तो ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। तो सब्सटेंसेस आर यूजुअली नेचुरली अकरिंग बट दे कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन लेबॉरेटरी। तो जब हमें ओरिजिनल चीज़ की केमिकल कंपोजिशन पता लग जाए तो उसको हम यूटिलाइज़ कर फिर उससे और वेरिएंट्स बना सकते हैं। तो ओरिजिनली तो सब्सटेंस जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे ये सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट की बात हम करते हैं। तो ये इसमें आप देखेंगे कि एक एटम सोडियम का है और एक एटम क्लोरीन का है। वन एटम of sodium and one atom of chlorine interacts to form sodium chloride, one molecule of, so this is one molecule of sodium chloride which is formed by the interaction of one atom of sodium and one atom of chlorine। अब ये इसकी फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है। जब भी हम एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक एटम सोडियम का और एक एटम क्लोरीन या क्लोराइड आयन का प्रेजेंट है। तो ये है सब्सटेंस बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसमें फ़िक्स्ड केमिकल कंपोजिशन है। एक मॉलिक्यूल में दो सोडियम और तीन क्लोरीन नहीं हो सकते, एक मॉलिक्यूल में एक सोडियम और एक क्लोरीन ही होगा। और मॉलिक्यूल को अगर आप रिप्लेस कर दें मोल के साथ, तो फिर ये इनका एटॉमिक मास मिला के देखेंगे। पीरियोडिक टेबल को यूज़ करते हुए 23 ग्राम सोडियम का है, इसके एक एटम का एटॉमिक मास, और एक एटम क्लोरीन के का एटॉमिक मास 35.5 ग्राम्स है। सो दिस इज़ ग्राम्स। एटॉमिक मासेस आर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स आर कॉल्ड मोल्स। तो ये मोल की बात करें तो एक मोल में इतना मास होगा। अगर मास के कॉन्टेक्स्ट में देखना है 35, 45, 50, 58.5 ग्राम्स। अगर इतना वज़न है तो हमें पता लग जाएगा कि एक मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है या एक मोल सोडियम क्लोराइड की बात हो रही है। अगर इससे मास कम या ज़्यादा हो तो फिर इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल नहीं है,
या एक से कम मॉलिक्यूल है या एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो हाफ़ भी हो सकता है, हाफ़ के लिए इनकी कॉन्सेंट्रेशन फिर लेस होती चली जाएगी। तो ये बात इस कॉन्टेक्स्ट में समझें। मॉलिक्यूल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक एटम सोडियम का, एक एटम क्लोरीन का, मोल के कॉन्टेक्स्ट में इनका एटॉमिक मास। तो वे करेंगे तो इतना ग्राम हो तो आपको खुद पता लग जाएगा एक किस सोडियम क्लोराइड जो है इसके एक मॉलिक्यूल या मोल की बात हो रही है, उसका मास इतना ही रहेगा। तो एक मॉलिक्यूल की कंपोजिशन यही है। अब मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ाने या कम करने से ये होगा कि फिर हमारी मोलर रेशोज़ वेरी करती चली जाएंगी। तो सब्सटेंस इज़ अ नेचुरली अकरिंग पार्ट ऑफ द मैटर और टाइप ऑफ द मैटर, जिसमें जो एटम्स यूनाइट करके वो सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं, उनकी केमिकल रेशो हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो पहली ब्रांच जो है ये फ़िज़िकल केमिस्ट्री है। तो ये जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ये मैटर एनर्जी रिलेशनशिप्स की बात होगी। तो जब भी मैटर और एनर्जी, केमिस्ट्री में मैटर सब्सटेंस की बात करते हैं, मैटर में सब्सटेंस की बात करते हैं, और एनर्जी चेंजेस जो उस सब्सटेंस से रिलेटेड होती हैं जब आप उसकी एक फॉर्म से उसको दूसरी फॉर्म में लेके जाएं तो एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस करेंगी। रिएक्टेंट्स को जब आप प्रोडक्ट्स में फॉर्म करें, कन्वर्ट करें, अब मिसाल के तौर पर ये सोडियम क्लोराइड है NaCl, अभी जिसकी बात की, इसको आप हीट देकर डीकम्पोज करवा दें इसके रिस्पेक्टिव आयंस में, सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस में। तो यहाँ पे हीट चेंजेस जो इन्वॉल्व हुई हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हुई है तो एक्सोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब की है तो एंडोथर्मिक है। अब ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये हीट चेंज है। तो ये जो हीट चेंजेस मैटर में होती हैं, जब आप उनकी स्टेट चेंज करें सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो ये फ़िज़िकल एस्पेक्ट आ जाएगा। और अगर आप उनका वैसे उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज कर दें जैसे यहाँ पे की, तो दोनों केसेस में हीट चेंजेस इन्वॉल्व होंगी। उन हीट चेंजेस को या एनर्जी चेंजेस को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डील करते हैं। दूसरी ब्रांच इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ स्टडी ऑफ कंपाउंड्स और सब्सटेंस। अब ये कंपाउंड, एलिमेंट और सब्सटेंस की टर्म मैंने वेरी करके यूज़ करनी है। सब्सटेंस से बात शुरू होगी। स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स अदर दैन कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन की केमिस्ट्री बिल्कुल अलहदा केमिस्ट्री है। कार्बन के कंपाउंड्स की बात करें तो उनकी बिल्कुल एक अलहदा केमिस्ट्री है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है, जो तीसरी ब्रांच है। और अगर कार्बन के अलावा वाले कंपाउंड्स की बात करें तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यानी अगर हम सोडियम की केमिस्ट्री डील कर रहे हों तो वो इनऑर्गेनिक में आएगी, और अगर मीथेन गैस की केमिस्ट्री डील करें, स्टडी करें, तो वो ऑर्गेनिक में आएगी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अदर देन कार्बन कंपाउंड्स की बात करें तो सोडियम की बात कर लें, अगर इसकी केमिस्ट्री डील कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड की केमिस्ट्री डील कर रहे हैं, पोटाशियम नाइट्रेट की केमिस्ट्री डील कर रहे हैं, ये सॉल्ट्स हैं, इसमें कार्बन नहीं है। कार्बन नहीं है तो इनऑर्गेनिक में कंसीडर होगा। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो, और ऑर्गेनिक में अब ये मीथेन गैस है, हमारे फ्यूल के तौर पर यूज़ होने वाली गैस, इसमें कार्बन भी एक इंग्रेडिएंट है। कार्बन आ गया तो ये ऑर्गेनिक है। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो हम, ये वो केमिस्ट्री है विच डील्स विद दी कंपाउंड्स और सब्सटेंसेस विच इम्पैक्ट आवर सराउंडिंग्स।
जिनका हमारे नेचर पे, हमारे इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट है, हमारे बायोटिक लिविंग कंपोनेंट्स पे और हमारे एबायोटिक नॉन लिविंग कंपोनेंट्स पे, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पे जिन गैसेस का, जिन सब्सटेंसेस का इम्पैक्ट है, उनको जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आप एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री की बात करेंगे। इकोसिस्टम्स की इसमें बात होती है, बायोडाइवर्सिटी की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है। तो ये आजकल का एक फिनोमिनम है, क्लाइमेट चेंज और रिज़ल्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। ये भी एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में है और ये भी उन टॉक्सिन्स की वजह से है जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की जो स्टडी है, ग्रीन हाउस गैस में मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर वेपर्स हैं, इसके अलावा नाइट्रोजन के कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फ़र के ऑक्साइड आ जाते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड वगैरह। तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है ये इन सारी चीज़ों को एनकम्पस करती है। फिर हमारी नेक्स्ट ब्रांच आती है, इसको एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनमें हम स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का मतलब ये है कि इसमें वैल्यूज़ इन्वॉल्व हैं, यानी कि कितने मोल सोडियम का मिलकर कितने मोल क्लोरीन से मिले और हमारे पास कितने मोल सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुई। ये है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन। 2 मोल सोडियम 2 मोल क्लोराइड टू गिव 2 मोल सोडियम क्लोराइड। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमें स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस देती है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात है। बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो ये बायोलॉजिकल साइकिल्स या बायोकेमिकल इंटरैक्शंस को डील करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एडिनो ट्राई फॉस्फेट, जो कि एनर्जी का एक सोर्स है। तो ये वाले रिएक्शंस जो हैं, ये मेटाबॉलिज़्म जो हमारा एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है, जैसे कि रेस्पिरेशन, ये वाले रिएक्शंस जो हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमारे बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी। बायोमॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, स्टार्च हैं। तो ये सब की जो स्टडी है मिल मिलाकर ये बायोकेमिस्ट्री में डील की जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम से शुरू करेंगे बात और एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करेंगे, जिसमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी शामिल हैं। इनके अलावा भी कई हैं और इनके एंटी सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन बहरहाल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। और ये है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो हम जानते हैं कि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में एम्बेडेड होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं सराउंडिंग में। और जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्टडी आती है और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेसेस की बात होती है, यानी एटम को ब्रेक करना, और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात आती है, एटम्स को रीयूनाइट करना, तो दोनों केसेस में आपने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को यूज़ करना है। एटम को डिसइंटीग्रेट करना है, एटम को फिर इंटीग्रेट करना है। तो ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ये सारे फिनोमिनाज डिस्कस होते हैं।
पॉलीमर इंडस्ट्री की बात करें अगर हम डियर स्टूडेंट्स, तो इसमें मैनी मोनोमर यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो लिंक अप करते हैं पॉलीमर फॉर्म करने में। पॉलीमर में हमारे रबर आ जाती है, हमारी नायलॉन आ जाती है, हमारे प्लास्टिक आ जाते हैं। प्लास्टिक के डिफरेंट ओरिएंटेशंस जो हमारे पास हैं, क्रॉकरी में, क्रॉकरी वगैरह में, टॉयज़ वगैरह में नायलॉन की रस्सियाँ और रबर के टायर्स वगैरह, ये सब पॉलीमर्स हैं। होता क्या है कि मोनोमर एक यूनिट रिपीट होता। अब ये हमारी पॉलीइथीन की बात करें, पॉलीइथीन शॉपिंग बैग्स या पॉलीइथाइलीन, पॉलीइथीन दोनों नेम ले सकते हैं। इसमें आपको कार्बन का ये कार्बन का एक कंपाउंड है इथीन, ये इन्वॉल्व है। ये इसकी लंबी चेन्स फॉर्म होती हैं दोनों साइडों पे। ये टू एनी नंबर n एक्सटेंड करता जाता है। रिपीटिंग यूनिट यही होगा, ये मोनोमर है। इनको लंबी चेन्स में इस मोनोमर को जोड़ते चले जाएं, आपके पास पॉलीमर आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि ये पॉलीइथीन है प्लास्टिक। उसको फिर मोल्ड कर लिया जाता है शॉपिंग बैग वगैरह के लिए। तो ये अमूमन मोनोमर्स में कार्बन ज़रूर इन्वॉल्व होती है मोस्ट केसेस में, लेकिन जैसे रबर में भी इन्वॉल्व है, नायलॉन में भी और प्लास्टिक में भी। अगर हम PVCs की बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, इसमें ये वाला रिपीटिंग यूनिट है विनाइल क्लोराइड का, और ये टू एनी नंबर n लगा होगा, आपस में जुड़ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड का। पॉलीविनाइल क्लोराइड एक पॉलीमर बन जाएगा, जिसको फिर हम मोल्ड कर लेते हैं पाइप्स वगैरह को बनाने के लिए। और पाइप्स वो वाले जो पॉलीविनाइल क्लोराइड के पाइप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा वो हीट रेजिस्टेंट हैं, जल्दी कोलैप्स नहीं करते और वियर एंड टेयर को लॉन्ग टाइम चाहिए। लोहे के पाइप को जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है। इस तरह से ये जो पॉलीमर इंडस्ट्री है, ये हमारी एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, और इसमें हम पॉलीमर्स को डील करते हैं। पॉलीमर्स यूजुअली कार्बन के कंपाउंड्स हैं, लॉन्गर चेन्स में जुड़कर, और एक्सेप्शंस भी हो सकती हैं। जियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ज्योग्राफिकल या जियोलॉजिकल, ये ज्योग्राफी या जियोलॉजी की स्टडी है, यानी लैंड कंपोजिशन और लैंड फीचर्स। लैंड कंपोजिशन, रॉक्स की कंपोजिशन, सॉइल की कंपोजिशन वगैरह। लैंड कंपोजिशन में ये सॉइल आ जाएगी, रॉक्स वगैरह आ जाएंगे, इनकी कंपोजिशन, इनकी केमिस्ट्री और इनकी हिस्ट्री वगैरह, फॉर्मेशन की। लावा एरप्शंस के नतीजे में, वॉल्केनिक एरप्शंस के नतीजे में फॉर्म हुए हैं रॉक्स। इग्नियस हैं, सेडिमेंट्री हैं या मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। किस तरह से फॉर्म हुए हैं और कहाँ पाए जाते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है। लाइमस्टोन जैसे एक रॉक है। अब ये लाइमस्टोन जो है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब इसकी केमिस्ट्री स्टडी करेंगे तो आप जियोकेमिस्ट्री की बात करें। जियोग्राफी में लैंड फीचर्स की बात आती है, और ऐसे टूल्स के यूज़ की बात आती है जो हमें, जैसे GPS है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और इस तरह के जो आजकल नेविगेशंस और सैटेलाइट ओरिएंटेड सिस्टम्स हैं, जो हमें डिफरेंट लैंड की लोकेलिटीज़, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ के जोग्राफिकल फ़ीचर्स की स्टडी में मदद देते हैं कि यहाँ पे किस तरह के फ़ीचर्स हैं। फॉरेस्ट हैं तो किस तरह के हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, टोपोग्राफी कैसी है लैंड की। इग्नियस रॉक से मुश्तमिल है अगर पहाड़ हैं तो, या मेटामॉर्फिक हैं वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं लैंड फीचर्स में ज्योग्राफी अमूमी तौर पर, और जियोलॉजी में लैंड की या जो कंपोजिशन है ये अमूमी तौर पर डिस्कस की जाती है। मिलाकर ये जियोकेमिस्ट्री है।
फिर आती है मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी की बात होगी, मेडिसिन्स की बात होगी। फार्माकोलॉजी और मेडिकेशंस। अब ये जो मेडिसिन हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उन कंपाउंड्स की जो मिलते हैं, उन एलिमेंट्स की जो मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। अब इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, जैसे कि लैक्सेटिव्स हैं जो हमारे स्टमक प्रॉब्लम्स को डील करते हैं, जैसे कि बेंजोडाइपीन्स हैं जो हमारी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए या नर्व रिलैक्सेशन के लिए आते हैं। ये सारी क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स हैं, फार्माकोलॉजी में स्टडी की जाती हैं। इनको मेडिसिनल केमिस्ट्री की ब्रांच में डाला जाता है। दूसरे लफ्ज़ में फार्माकोलॉजी भी कह सकते हैं या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। 11 नंबर पे एस्ट्रोकेमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी। तो जब भी हम स्पेशियल या स्पेस में मौजूद एलिमेंट्स, कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस की बात करेंगे तो वहाँ पे हम फिर एस्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करेंगे। स्पेस में हम जानते हैं कि हमारे लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है और आयनोस्फियर है। अब ये ट्रोपोस्फियर नियरेस्ट टू अर्थ है, स्ट्रेटोस्फियर इसके बाद है, मेसोस्फियर है, आयनोस्फियर। इन सब में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल कंपाउंड्स या सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं। मिसाल के तौर पर स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है जो हमें प्रोटेक्ट करती है सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। ये O3 है। अब इसकी स्टडी करेंगे तो एस्ट्रोकेमिस्ट्री में ये डल जाएगी बात। चार्ज पार्टिकल्स की स्टडी की बात अगर करें तो तब भी एस्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है। चार्ज पार्टिकल्स में जैसे ये क्लोराइड का पार्टिकल है, क्लोराइड का, दिस इज़ चार्ज्ड। इसके अलावा ये हमारे पास आयोडाइड है, दिस इज़ चार्ज्ड। इसके अलावा ये हमारे पास नाइट्राइड है, N2-, दिस इज़ चार्ज्ड स्पीशी। तो इस तरह से जो हमारे चार्ज स्पीशीज़ हैं, चाहे पॉजिटिवली चार्ज्ड हों चाहे नेगेटिवली चार्ज्ड हों, जो हमारी मेटल्स हैं, मेटल रिलेटेड सब्सटेंसेस जैसे कि ये पोटाशियम है, जैसे कि ये सोडियम है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो अमूमी तौर पर नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो इनकी इंटरेक्शंस हैं आपस में अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ समवेयर इन स्पेस, तो वहाँ इनकी कोऑर्डिनेशन और इंटरेक्शंस को स्टडी करें तो जिस ब्रांच की बात करनी है वो एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। स्टेट्स ऑफ द मैटर की बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर्स हैं। सॉलिड है, फिज़िकल स्टेट्स की बात हो रही है। सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं और चौथी स्टेट भी है प्लाज्मा। इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन की बात करें तो ये सॉलिड को अगर आप लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रोसेस कहलाता है मेल्टिंग। अगर आप लिक्विड को ले जाएंगे गैस में तो बॉइलिंग कराएंगे, एनर्जी रिलीज़ करवाएंगे सिस्टम से। अगर आप गैस को फिर वापस सॉलिड में लेके आते हैं तो सब्लिमेशन है, एनर्जी रिक्वायर है इसके लिए। यहाँ पार्टिकल्स पैक टुगेदर हैं, ब्रेकअप करवाने के लिए एनर्जी चाहिए, मेल्टिंग, और मेल्टिंग जब हो जाएगी तो फिर लिक्विड फेस चेंज हो जाएगा, एनर्जी देनी पड़ेगी इनिशियली और उसके बाद फिर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी आपस में जो इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस हैं उनको ब्रेक करवाना है, वो मेल्टिंग यानी हीट प्रोवाइड करेंगे। फर्दर हीट करेंगे, बॉइलिंग, गैस बन जाएगी। गैस को फिर सॉलिड में लाना है, यहाँ
जो है वो आपने हीट जो है वो सिस्टम पार्टिकल्स वाइड स्प्रेड हैं गैस में, वापस उनको एक दूसरे के करीब लाना है, प्रेशर की वेरिएशंस देनी पड़ेंगी और फिर सॉलिड में वापस आ जाएगा। ये इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन। अब प्लाज्मा जो है ये इन तीन में फ़िट नहीं करेंगे, हम इसको अलहदा रखते हैं। प्लाज्मा जो है ये मिक्सचर है चार्जेस का, इट्स अ मिक्सचर। अभी चार्जेस की हमने बात की तो चार्ज पार्टिकल्स की बात करते हैं अमूमी तौर पर। इन चार्ज पार्टिकल्स की आपस में जो इंटरेक्शन है इसको हम एक और स्टेट का नाम दे देते हैं प्लाज्मा का। तो जितने भी हमारे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज हैं या लिक्विड क्रिस्टल्स भी इनको कहते हैं, ये इंटरमीडिएट स्टेज है बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। तो लिक्विड क्रिस्टल्स या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज इन फॉर्म ऑफ मॉनिटर्स एंड एलईडीज़ वो प्लाज्मा है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। उनमें से हम उनको एनर्जाइज करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजारते हैं यानी बिजली, और फिर वो बिजली उनको हिट करती है चार्ज पार्टिकल्स को, और फिर क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है, वेव्स की फॉर्म में। एनर्जी की दो फॉर्म्स हैं, या वेव लाइक या पार्टिकल लाइक। तो दोनों सूरतों में जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो फिर हमारे पास डिस्प्ले पे आ जाती है मॉनिटर्स में, एलईडीज़ में। तो इलेक्ट्रॉनिक बीम गुजारने के नतीजे में आप आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को फर्दर आयोनाइज करा के उनसे एनर्जी एमिट करवाते हैं, और उन एमिशन स्पेक्ट्रम्स को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं, विजुअलाइज करते हैं अपने मॉनिटर्स और डिस्प्लेस पे। तो ये है प्लाज्मा, फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर में कुछ फ़र्क है, वो देख लेते हैं। जो हमारे एलिमेंट्स हैं ये प्योर सब्सटेंस है, यानी कि सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस। यानी एटम्स की बात करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर एटम्स। तो ये एक ही तरह के एटम्स पे मुश्तमिल होगा। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है, जहाँ पे उसकी केमिकल कंपोजिशन अफेक्ट ना हो और उसका एक हिस्सा ले लिया जाए, स्मॉलेस्ट, वो एलिमेंट कहलाएगा। अब हमारा पीरियोडिक टेबल एलिमेंट से भरा हुआ है। सोडियम है, पोटाशियम है, लिथियम है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, क्लोरीन है। इसके अलावा हमारी 18 ग्रुप की मेटल गैसेस हैं, ज़ीनॉन है, रेडॉन है। ये सारे एलिमेंट्स हैं। ये सोडियम Na, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस है। सोडियम एक एटम की बात कर रहे हैं, पोटाशियम एक एटम की, लिथियम एक एटम। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये बेसिकली सिमिलर एटम्स पे मुश्तमिल जो है वो सब्सटेंस है। स्मॉलेस्ट पार्ट है सब्सटेंस का इन द सेंस कि ये उसका एक बेसिक यूनिट है, जो फर्दर इसको आप जो है मज़ीद ब्रेकअप नहीं कर सकते इनटू फर्दर स्मॉलर पार्ट्स। कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड जो है ये व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स interact, when two different elements interact तो compound is formed। अब इसकी अगर आपने मिसाल देखनी है तो सोडियम मिला एक एटम, ये एक एलिमेंट है, ये एक दूसरा एलिमेंट है, मिलकर सोडियम क्लोराइड बन गया। अब इसमें सोडियम भी है, क्लोरीन भी है, ये कंपाउंड है। तो एलिमेंट्स डिफरेंट मिलेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे। कंपाउंड में जो है रेशो फिक्स्ड होती है रिएक्टिंग स्पीशीज़ की या एलिमेंट्स की, और डिफरेंट होते हैं, और इनमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस होती हैं, ऑपोजिट चार्जेस की इंटरेक्शंस होती हैं। और ये कंपाउंड जो है इसको आप फर्दर
ब्रेकअप कर सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव इंग्रेडिएंट्स में भी, रिवर्स करके रिएक्शन को या किसी और तरीके से, लेकिन पॉइंट ये है कि ये कंपाउंड है। मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो मॉलिक्यूल जो है ये भी सब्सटेंस है, स्मॉलेस्ट पार्ट है उसका, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि अपनी शनाख्त को खोए बग़ैर इंडिपेंडेंटली, शनाख्त को खोए बग़ैर एग्ज़िस्ट कर सकता है नेचर में। एटम का ज़रूरी नहीं है एग्ज़िस्ट कर, एलिमेंट का ज़रूरी नहीं है कि वो नेचर में एग्ज़िस्ट भी करे, वो बस उसका एक स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है। लेकिन अगर वो एग्ज़िस्ट कर सकता हो नेचर में, इतना स्मॉल पार्ट कि वो एग्ज़िस्ट कर सके नेचर में इंडिपेंडेंटली, तो वो मॉलिक्यूल कहलाता। अब ये नाइट्रोजन एक है, ये दूसरी है, ये मिलकर N2 बन गए। सिंगल नाइट्रोजन आपको नेचर में एग्जिस्ट करता हुआ नहीं मिलेगा, N2 आपको मिलेगा। क्लोरीन आपको सिंगल नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा Cl2 की फॉर्म में मिलेगा नेचर में। तो ये है बात कि ये मॉलिक्यूल्स हैं। अब एक क्लोराइड के एटम को आप एग्जिस्ट नहीं करा सकते इंडिपेंडेंटली, लेकिन अगर दो क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्लोरीन बन जाएं या दो नाइट्रोजन के एटम्स मिलकर नाइट्रोजन बन जाए तो ये मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं, गैसेस हैं सारी, वो मॉलिक्यूल के तौर पर वो मॉलिक्यूल भी हैं, ज़ीनॉन, रेडॉन वगैरह। और उसकी वजह यह है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने की सलाहियत रखती हैं अपनी एलिमेंटल फॉर्म में ही। तो ये एलिमेंट्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं। मिक्सचर की बात करें तो ये दो एलिमेंट्स मिलते हैं। When two elements are allowed to interact, और कंपाउंड और इसमें फ़र्क ये है कि अलाउड टू इंटरेक्ट तो है, लेकिन फ़िक्स्ड कंपोजिशन में नहीं। तो वह फ़िक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, फिर ये मिक्सचर है। जैसे कि इसमें एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्यूट लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में। सॉल्वेंट यूजुअली लिक्विड या वाटर होता है अमूमी तौर पर, और सॉल्यूट जो है सॉलिड होता है अमूमी तौर पर। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। फ़िक्स्ड कंपोजिशन नहीं होगी, नो फिक्स्ड कंपोजिशन मिक्सचर कहलाएगा। वाटर में आप डाल दें अगर मिल्क, या मिल्क में वाटर, सो दिस इज़ अ मिक्सचर, दिस इज़ नॉट अ कंपाउंड, क्योंकि फ़िक्स्ड रेशो में हम मिला नहीं सकते। तो ये मिक्सिंग सिंपली है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स की इंटरेक्शन है, या दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स की इंटरेक्शन है, जिसमें से जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको आप सॉल्यूट कह देंगे, और जो ज़्यादा तादाद में क्वांटिटी में प्रेजेंट है उसको सॉल्वेंट कह देंगे। वाटर और मिल्क है, शुगर और वाटर है, नमक और सॉल्ट और विनेगर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिक्सचर्स हैं। इसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, सिर्फ एलिमेंट्स ही नहीं कंपाउंड्स की इंटरेक्शंस भी हो सकती है। मिल्क इज़ नॉट एन एलिमेंट, मिल्क इज़ अ मिक्स, मिल्क इज़ कंसिस्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस पैक्ड टुगेदर। प्रोटीन्स हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स का मिक्सचर है। वाटर जो है वो कंपाउंड है और इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, H2O है। ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बनता है। एलोट्रोपी एक नया फिनोमेनन है। ये एक ही सब्सटेंस की डिफरेंट फिज़िकल ओरिएंटेशंस हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चरल वेरिएशंस,
shown by a substance, यानी कि एक ही सब्सटेंस होगा और वो जब आपस में जुड़ेगा तो डिफरेंट अरेज में जुड़ेगा। अरेज पैटर्न्स डिफरेंट होंगे, पैटर्न्स उनकी ज्योमेट्री वेरी करेगी, ज्योमेट्री वेरी करेगी, सिमेट्री वेरी करेगी। इसकी मिसाल अगर देखें तो कार्बन को अगर हम देखें तो ये इसके 2-3 एलोट्रोप्स की बात की जाती है। एक तो ग्रेफाइट है, एक डायमंड है और एक बकी बॉल है, फुल्लरीन बकी बॉल। अब ये बकी बॉल जो नाम है इसी से समझ जाएं कि ये बॉल टाइप अरेंजमेंट है। ये ग्रेफाइट, ये सारे कार्बन्स हैं ग्रेफाइट में, ये हेक्सागन्स में जुड़े होते हैं 6 के। अब ये सारे कॉर्नर्स पे कार्बन 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 कार्बन, ये जो हैं ये लेयर्स की फॉर्म में होते हैं, आगे पीछे लेयर्स की फॉर्म में। डायमंड जो है ये भी हेक्सागन है कार्बन का। इनकी अरेंजमेंट जो है वो 3 डायमेंशनल है, क्रिस्टल लैटिस में। रेगुलर पैकिंग है, इसमें इर्रेगुलर पैकिंग है। फुलरॉन जो है इसमें 5 कार्बन्स इन्वॉल्व हैं, 5 कार्बन्स भी हैं, 6 भी हैं। 5 और 6 की पैकिंग है, बॉल टाइप कंपोजिशन बनती है, आगे पीछे एक दूसरे के जुड़े होते हैं। तो ये फुलरॉन या फुल्लरीन है। अब ये भी जो है ये कार्बन के सारे कॉर्नर्स पे कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। इसमें ही रेगुलर पैकिंग है थोड़ी सी, और रेगुलर अरे नहीं है, शीट्स हैं। डायमंड में जो है ये रेगुलर 3D ओरिएंटेशन है, एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म होता है। और फुलरॉन जो है इसमें बॉल लाइक स्ट्रक्चर में ये 5-5 के जो कार्बन्स हैं ये जुड़ के तो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो समझने के लिए इनकी हमें 3 डायमेंशनल में इनकी पैकिंग ज़्यादा अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन सादा बात यह है कि ये डिफरेंट फ़िज़िकल अरेंजमेंट्स हैं कार्बन की, और एक ग्रेफाइट बन गया, एक डायमंड बन गया, एक फुलरीन कहलाता है। बात कार्बन के हेक्सागन्स की ही है, लेकिन इनकी आपस में जब ये हेक्सागन्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एक क्रिस्टल लैटिस जैसे डायमंड है। डायमंड के ना टूटने की और हार्डेस्ट सब्सटेंस होने की वजह भी यह है कि एक रेगुलर 3D ओरिएंटेशन में ये जुड़ते हैं और आपस की फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है कि वो टूट नहीं सकता। ग्रेफाइट जो और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये ग्रेफाइट जो है ये थोड़ा सा एमॉर्फस है, यानी कि इसमें रेगुलर अरेज नहीं है, 3 डायमेंशनल, एक क्रिस्टल लैटिस नहीं है। तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आपको गुजारने की जगह मिल जाती है ग्रेफाइट से, इसलिए ये कंडक्टर के तौर पर भी यूज़ होता है। इस तरह से फिर बात यह है कि इनकी केमिकल करैक्टरिस्टिक्स भी चेंज हो जाती हैं, यानी डेंसिटी चेंज हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, MPs एंड DPs। तो इस तरह से इनमें वेरिएशंस आती चली जाएंगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करेंगे, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात करेंगे, और इस तरह के मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, और तो फिर ये वेरिएशंस शो करेंगे। हैं कार्बन ही, दिस इज़ एलोट्रोप्स। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन भी एलोट्रोप्स में आपको मिलेगी। एक तो ये O2 है, तो O3 भी तो है, ओजोन। तो ये भी ये ऑक्सीजन है, वो ओजोन है। अब हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स ही, उसमें 2 हैं, उसमें 3 हैं। सॉल्यूशंस, कोलाइड्स और सस्पेंशंस की बात करें तो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, होमोजीनियस की बात जब हम करेंगे, यानी सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन है थ्रू आउट द
थ्रू आउट द सिस्टम। तो जब यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट सॉल्यूट और सॉल्वेंट, जिस यूनिफॉर्म कंपोजिशन जैसे कि आप सॉल्ट में अगर सॉल्ट को वाटर में मिक्स करें तो फिर आपके पास सॉल्यूशन फॉर्म होगा और यूनिफॉर्मिटी होगी। तो आप पानी का एक पहला घूंट लें या आखिरी घूंट लें, आपको सॉल्ट जो है एक ही तरह का उसमें डिज़ोल्व, जायका एक ही तरह का आएगा। दिस इज़ होमोजीनियस, सो दिस इज़ अ सॉल्यूशन। यूनिफॉर्मिटी इज़ दी वन ऑफ द प्राइम चीज़ जो इसमें होती है फॉर द मिक्सचर्स टू बी कॉल्ड सॉल्यूशंस। तो बेसिकली तो ये मिक्सचर्स की बात है। तो मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस, मिक्सचर्स कैन बी हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस होंगे तो सॉल्यूशन कहलाएंगे और हेटेरोजीनियस होंगे तो कोलाइड्स की तरफ बात चली जाएगी और सस्पेंशंस की तरफ। अब ये जो हमारे कोलाइड्स हैं, इसमें ये भी एक जेंटल मिक्स है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, लेकिन इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, नो यूनिफॉर्मिटी और लेस यूनिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको फिर सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी मिलेंगे, डिज़ोल्व पार्टिकल्स भी मिलेंगे, सस्पेंडेड भी मिलेंगे। ये कोलाइड है। लाइट गुजारेंगे तो सारी लाइट, जो लाइट की रिफ्रैक्शन है वो हमें बताएगी। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग बीम ऑफ लाइट की बताएगी कि आइदर दिस इज़ अ सॉल्यूशन और आइदर दिस इज़ अ कोलाइड, आइदर दिस इज़ अ सस्पेंशन। इसमें डिज़ोल्व पार्टिकल्स भी हैं, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं। ये मिल्क जो है ये हमारी कोलाइड्स हैं, इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी हैं और डिज़ोल्व पार्टिकल्स भी हैं। अगर हम सस्पेंशंस की बात करें, इसमें ज़्यादा कोलाइड्स की निस्बत इट कंटेन्स मोर सस्पेंडेड, मोर एंड लार्ज साइज्ड सस्पेंडेड पार्टिकल्स। डिज़ोल्व भी होंगे, सस्पेंडेड भी होंगे। फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुज़र सकेंगे, कोलाइड्स के गुज़र जाएंगे। मिल्क को आप अगर करें पानी फ़िल्टर से गुज़ारें तो आपको कुछ रेजिड्यू में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप किसी पेंट, डाई या वार्निश को पेंट, डाई या वार्निश को फ़िल्टर में से गुज़ारें तो कुछ ना कुछ रेजिड्यूज़ मिलेंगे। तो ये जो हमारे वार्निशेस वगैरह हैं, पेंट्स वगैरह हैं, हमारा वाइट वॉश का कंपोनेंट है चॉक और वाटर, ये भी इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो रेजिड्यूज़ मौजूद हैं जो कि फ़िल्टर से कोर्स हैं, तो इसमें कोर्स रेजिड्यूज़ हैं और कोलाइड्स में जो है वो फाइन रेजिड्यूज़ हैं। लेकिन सॉल्यूशन में कोई रेजिड्यू मौजूद नहीं है। इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर, दीज आर हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स। ये अब सैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड हैं और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है इसमें आपको यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। सॉल्यूशन की बात करनी है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कितना सॉल्यूट पर कितने लीटर्स या DM³ सॉल्वेंट के डिज़ोल्व हो रहा है, ये है बेसिकली, ये कॉन्सेंट्रेशन की मेजर है। इट्स अ मेजर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मेजर ऑफ सॉल्यूट पर सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है अमूमन ग्राम्स में लेते हैं, सॉल्वेंट DM³ या लीटर्स में लेते हैं। तो कितनी रेशियो में ये मिलके क्या बनते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होमोजीनियस मिक्सचर होना तो ज़रूरी है, लेकिन
ये वो सॉल्यूशन है जिसमें अभी सॉल्यूट और ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, अभी गुंजाइश बाकी है। जैसे सॉल्ट और वाटर को आप थोड़ी सी सॉल्ट लें, 5 ग्राम सॉल्ट 1 लीटर वाटर में, तो इसमें अभी 5 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट भी डिज़ोल्व होने की सलाहियत है। सोल्यूशन बन गया सैचुरेटेड 5 ग्राम मिक्स की 1 लीटर पानी में। तो लेकिन अभी और भी क्योंकि स्पेसिस अवेलेबल हैं वाटर के पास एकोमोडेट करने के लिए मोर सॉल्यूट को, तो ये सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड की बात करेंगे तो अब नो मोर सॉल्यूट पर लीटर सॉल्वेंट कैन बी एकोमोडेटेड। इसका पता इस तरह से लगता है कि कुछ ना कुछ रेजिड्यूज़ नीचे सॉल्यूट के बच जाएंगे, फिर आप थोड़ी हीट वगैरह करके उसको डिज़ोल्व करवाएंगे, और जब हीट वगैरह करवा के उसको डिज़ोल्व करवाना है तो फिर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएंगे वो। व्हेन हीट इज़ यूज्ड या हीट इज़ प्रोवाइडेड या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ प्रोवाइडेड, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी कह लें, टू ऐड अ बिट मोर, टू ऐड अ बिट मोर। सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड हो गया है, अब इसको सुपर सैचुरेटेड करना है। हीट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगी वाटर के मॉलिक्यूल्स की, और उनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी, तो वो अपने बॉन्ड्स को फिर तोड़ना उनके लिए टूट गए खुद ब खुद ही उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और फिर वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स को मज़ीद अपने गिर्द घेरने की, अपने अंदर समोने की सलाहियत रखेंगे। सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा सॉल्यूशन। अब उसकी ज़रूरत से ज़्यादा है नॉर्मल लेवल पे देखें तो अब इसको हमने सुपर सैचुरेट कर दिया। ये है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। Effect of temperature on solubility। तो अभी बात की है हमने सुपर सैचुरेट करने के लिए सॉल्यूशन को। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जनरल रूल के तौर पर अगर बात करें तो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility increases, usually for liquids and solids। और गैसेस के लिए क्योंकि ये एवॉल्व हो जाती हैं सिस्टम से, ये एस्केप कर जाती हैं टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस, एस्केप वेलोसिटी या वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा। जब टेम्परेचर आप इंक्रीज़ कर देंगे और गैस है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस उस रिस्पेक्टिव सब्सटेंस में डिक्रीज़ करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में आप डिज़ोल्व करके सोडा वाटर बना सकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी जब आप उस बोतल को खोलते हैं, फ़ौरन एस्केप कर जाएगी, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग्स का फ़र्क है प्रेशर का। तो हायर प्रेशर से वो फौरी तौर पर एनर्जी रिलीज़ करके सिस्टम का हिस्सा लोअर प्रेशर जोन में जाना पसंद करेगा। प्रेशर ग्रेडियंट्स का फ़र्क है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप कर जाएगी। लेकिन जब आप उसका टेम्परेचर ठंडा होगा, बोतल ठंडी होगी, तो इट विल टेक अ लॉट मोर टाइम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू एस्केप। एफरवेसेंस हम देखेंगे, हमें पता लग जाएगा, बुलबुल है।
तो ये टेम्परेचर का इंक्रीज़ करना सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज़ करता है, और एज अ जनरल रूल यूँ ही टेम्परेचर बढ़ाते जाएं काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगी। तो ये है कि शुरू में भी बात की थी एक्सोथर्मिक सिस्टम्स की। देखें कुछ रिएक्शंस हैं जिसमें एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज़ होती है जो ही दो चीज़ें मिक्स करती हैं, सिस्टम और सराउंडिंग की बात करेंगे। सिस्टम से एनर्जी जाएगी सराउंडिंग में, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब यहाँ अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे तो रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि वो ऑलरेडी सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है, वो काम कर रहा है, वो ऑलरेडी एनर्जी सफिशेंट है। आप उसको और एनर्जी दे के रिएक्शन को के सिस्टम को जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। और अगर कोई एंडोथर्मिक सिस्टम है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग से लेके, एंडोथर्मिक सिस्टम है जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, यहाँ आप एनर्जी देंगे तो वो फिर ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ करना सिस्टम को सपोर्ट करता है और एंडोथर्मिक के केस में, लेकिन एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवाना उसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा।